अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। फैसल आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है तलाक, उसकी वजूहात और उसको कम कैसे किया जा सकता है, या फिर रिश्ते में कैसे एक अच्छा हेल्थी इन्वायरमेंट पैदा किया जा सकता है। दोस्तों पाकिस्तान में नाउ डेज तलाक की रेशो बहुत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में तलाक की रेशो ऑलमोस्ट 15% हो चुकी है, और इसमें ज़्यादा अर्बन एरियाज शामिल हैं, मतलब शहरी इलाका जात शामिल हैं। देही इलाका जात में बहुत कम रेशो है तलाक की। और दोस्तों फैमिली जो होती है, फैमिली बेसिकली एक बुनियादी किरदार अदा करती है एक सोसाइटी में। फैमिली की वजह से कबीले होते हैं, सोसाइटीज़ पैदा होती हैं, कम्युनिटीज़ पैदा होती हैं, अक़वाम पैदा होती हैं। फैमिली से ही, घर से ही एक फ़र्द की तरबियत होती है, एक शख्सियत में निखार आता है। एक आदमी सब कुछ सीखता है अपने घर से ही। उसको सब कुछ, सारे मैनर, सारे एटिकेट, सारी चीज़, सारी तालीम और तरबियत बिगनिंग जो है वो उसको अपने घर से ही मिलती है। जबकि इसके बरक्स तलाक क्या है? तलाक में ये होता है कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसकी हस्बैंड की ज़िंदगी अलग, वाइफ की ज़िंदगी अलग, और उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे ना उधर के बच्चे जो एग्जैक्टली होते हैं, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती है, उनकी ज़िंदगी पे ज़्यादा असर पड़ता है। बेशक मियाँ बीवी की ज़िंदगी पे भी असर पड़ता है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और उनके बच्चों की तरबियत, उनको जो कुछ वालिदैन से, दोनों मियाँ बीवी से चाहिए होता है, अपने माँ बाप से चाहिए होता है, वो सिर्फ अपनी माँ से या सिर्फ अपने बाप से नहीं ले सकते। तो इस चीज़ से हमारे नेशन पे, हमारे बच्चों पे, हमारे कल्चर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद जब हम बैनुल मज़ाहब की बात करते हैं तो इस्लाम इसके सख्त खिलाफ है, क्रिश्चियनिटी तलाक के सख्त खिलाफ है, जूइज़म में तलाक को बहुत कंडेम किया जाता है। और उसके बाद हिंदूज़ तो ये क्लेम करते हैं कि उनकी हिंदी लैंग्वेज में ही तलाक का लफ्ज़ नहीं है। तो तलाक हर कल्चर में, हर मुआशरे में बहुत बुरा लफ्ज़ समझा जाता है, बहुत ही बेइज्जती वाला लफ्ज़ समझा जाता है। तो इसके बावजूद तलाक की रेशोज़ क्यों बढ़ रही हैं? तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि क्या वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहली वजह जो मैंने फिगर आउट की है वो ये है इलोप मैरिजेस, लव मैरिजेस जो होती हैं। मतलब जो राइजिंग रेशो जो है ना, वो लव मैरिजेस होती हैं। मतलब उसमें ये होता है कि लड़की ने लड़के को एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मैसेजेस पे बात कर रहे हैं, उधर ही बातचीत हुई, प्यार मोहब्बत जी, इमोशनल वो होता है। तो फिर अपने वालिदैन की, अपने घर वालों की कंसेंट के बगैर, अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर कोर्ट में जाके शादी कर ली, मैरिजेस कर ली। फिर उसके बाद क्या होता है, बाद में जाके उनको समझ में आती है कि इसका तो दिमाग ही मेरे साथ मैच नहीं करता, इसके स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं, मेरे स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं, इसकी फैमिली के थॉट्स मेरी फैमिली के थॉट्स के साथ मैच नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी वजह बनती है। फिर उसके बाद होता है क्विक मैरिजेस में ये होता है कि आजकल अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो गए हैं, अच्छे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। तो फिर ये होता है कि लड़की की उम्र ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, तो उसके घर वाले फ़िक्रमंद होते हैं। तो उसके घर वाले क्या सोचते हैं कि चलो जो भी है, जैसा भी रिश्ता है, लड़के की अच्छी नौकरी लगी है, लड़का कमाता है, तो इसकी शादी कर दो भाई, ठीक है, सही है। उसका बैकग्राउंड, उसकी छानबीन कुछ नहीं करनी। तो इसकी वजह से बहुत सारे मामला पैदा होते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि स्टेटस से इम्प्रेस होना, स्टेटस से इम्प्रेस होके बड़ी शादियाँ होती हैं, बड़ी मैरिजेस होती हैं कि भाई बंदा यूएस से है, बंदा जर्मनी से है, उसके पास 40 दिन है, उसके पास 50 दिन है, वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहता है। और हम भी ये कहते हैं कि भाई चलो भाई, लड़का अच्छा कमाता है तो कर दो शादी, ना उसका आगे पीछे देखना, ना उसका पीछा देखना, चलो जी कर दी शादी। तो फिर बाद में मसले मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ। मतलब कभी कभी ये होता है कि हम इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर सकते कि लड़की गुस्से वाली है, लड़का गुस्से वाला है, मियाँ बीवी दोनों आपस में गुस्से वाले हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मामले सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, ये भी बड़ा इशू बनता है। फिर उसके बाद अंडर एज मैरिजेस होती हैं। अंडर एज मैरिजेस में ये होता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 40% जो
मैरिजेज़ हैं वो अंडर एज रिकॉर्ड की गई हैं, कि मतलब लड़कियां अभी मैच्योर नहीं होती, उनको इतनी अकल समझ नहीं होती कि उनकी शादियां हो जाती हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, उनको अपने घर संभालने की अभी तक वो उनको सेंस नहीं होती, पता नहीं होता, तो इस वजह से बड़े मसले मसाइल होते हैं एक सबसे। और फिर उसके बाद जो सबसे अहम जो है वो है फैमिली और फ्रेंड्स का इंटरफेरेंस जो होता है, फैमिली और फ्रेंड्स की मुदाखलत। उसमें ये होता है कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब फैमिली और फ्रेंड्स किसी भी मामले में, किसी भी रिलेशन में मुदाखलत करें उसको अच्छा बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि उसमें ये होता है कि फैमिलीज़ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, रिश्तेदार इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उस कपल को इस नौबत तक ले आते हैं कि वो एक दूसरे का तलाक दे देते हैं, वो एक दूसरे को तलाक देने पर मजबूर हो जाते हैं। वो मतलब वो अपने फैसले थोप देते हैं कि भाई तुमको ये करना तो करना। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रस्ट डेफिसिट, एतमाद की कमी। मतलब ये होता है कि इसमें अक्सर बसा औक़ात ये होता है कि मियाँ बीवी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ दोनों जॉब कर रहे हैं, वो जाते हैं, टाइमिंग्स का इशू हो जाता है, कुछ ज़्यादा देर घर से बाहर रहा मियाँ खावंद या फिर उसकी बीवी, तो एक दूसरे पे शक करना शुरू कर देते हैं। शक करने का नतीजा क्या होता है, एंड पे वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, वो रिश्ता टूट जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल इशूज़। मतलब एक घर में एक ही आदमी कमाने वाला है, उसके 5 बच्चे हैं, ना तो वो अपना सही से ध्यान रख पा रहा, ना अपनी बीवी को देख पा रहा अच्छे तरीके से। तो फिर इसमें क्या होता है, रिश्तों में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस। तो फिर उसका नतीजा क्या होता है, तलाक, रिश्ते टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये कुछ वजूहात हैं और शादियाँ ख़त्म होने की, तलाक़ें होने की। तो भी हम बढ़ते हैं इसके प्रिवेंशन की तरफ, इसके रोकथाम की तरफ, कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं या इसको कैसे रोक सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि पहला रिश्ता जो खुदा ने बनाया था हेवंस में, बहिश्त में, वो था मियाँ बीवी का रिश्ता। खुदा ने सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का बनाया था। तो इससे हम ये समझ सकते हैं, ये हम जान सकते हैं कि इस रिश्ते में कितना तक़द्दस है, कितना एहतराम है, कितनी मोहब्बत है, कितनी अकीदत है, और इस रिश्ते की अहमियत को हम समझ सकते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में ट्रस्ट, भरोसा सबसे अहम चीज़ होती है कि आपका ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते में भरोसा नहीं है वो रिश्ता नहीं है। तो हमेशा एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए मियाँ बीवी को। अगर आपके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई भी किसी किस्म का मसला, हस्बैंड सिर्फ कमा रहा है घर में, तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर बीवी में कोई टैलेंट है, आपकी वाइफ कुछ कर सकती हैं, तो इसमें कोई किसी किस्म की हर्ज वाली बात नहीं कि अगर बीवी अपने हस्बैंड की हेल्प करे, अपने हस्बैंड की मदद कर सके और फाइनेंशियल क्राइसिस में से वो निकल सकें। इसमें ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, इसमें भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जो दोनों एक साथ में चलते हैं। इन दोनों में से एक भी रुक जाए तो ज़िंदगी रुक जाती है, ज़िंदगी स्टॉप हो जाती है। तो एक दूसरे पे ट्रस्ट करना, भरोसा करना, ये बहुत ही अहम चीज़ होती है। फिर उसके बाद अगर आप किसी को पसंद करते हैं अगर आप किसी लड़के को पसंद करती हैं, किसी लड़की को पसंद करते हैं, तो अपने वालिदैन के साथ निगोशिएट करें, अपने वालिदैन की मर्ज़ी को, रज़ामंदी को शामिल करें, ताकि आपके वालिदैन एक दूसरे को, ख़ानदानों को समझ सकें और उसमें उनकी रज़ामंदी शामिल हो और वो आपका वो रिश्ता बाबरकत ठहरे और अच्छे तरीके से चल सके, सब लोग एक दूसरे को समझ के। जो हम देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं कामों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वालिदैन को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों को उस इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए कि आपने अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है, बीवी को कैसे उसकी जगह पे रखना, अपने हस्बैंड को अपनी जगह पे कैसे रखना है, या फिर अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को उनकी जगह देनी है और अपनी मियाँ बीवी को उनकी जगह देनी है। हर मामले को, हर रिश्ते को बैलेंस करके चलना है, अच्छे तरीके से लेके चलना है, ताकि एक अच्छा हेल्थी फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट हो। दूसरी बात और फिर उसके बाद एक सबसे अहम बात ये है कि आपने फैमिली की सजेशन लेनी है, बहुत अच्छी बात है। आपने रिश्तेदारों की सजेशन लेनी है, बहुत अच्छी बात है। कोई भी किसी किस्म का मसला होता है, कोई भी किसी किस्म का इशू होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ निगोशिएट करें, लेकिन आप उनके किसी भी फैसले को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने रिलेशन के ऊपर हावी ना होने दें, जो कि आपको अपेरेंटली ये फील होता है कि ये आपके लिए फ्यूचर में ये फ़ैसला गलत साबित हो सकता है।
जो आप पे अफेक्ट कर सकता है, अपनी आपके मियाँ बीवी के रिलेशन पे या आपके बच्चों की लाइफ पे अफेक्ट कर सकता है। अपने मामले, अपने प्रॉब्लम जो भी हैं वो आप खुद सेटल करने की कोशिश करें। अगर कोई भी किसी किस्म की कोई गलती हो जाती है, कोई भी कोताही हो जाती है, तो एक दूसरे से सॉल्व करना कोई हर्ज वाली बात नहीं है। कोई भी किसी किस्म का कोई भी जिस्म का कोई हिस्सा झड़ नहीं जाता, लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे जो रिलेशन है वो मजबूत होते हैं। माजरत करने से, झुक जाने से हमारा रिश्ता मजबूत होता है। ईगो हमेशा रिश्तों को ख़त्म कर देती है, रिश्तों को बर्बाद कर देती है। तो अपनी ज़िंदगी में सॉरी को इम्प्लीमेंट करें, अपनी ज़िंदगी में सॉरी को लेके आएँ। अपनी गलतियाँ, अगर आप गलती पर हैं तो उसको एडमिट करना सीखें, ना कि हम सिर्फ दूसरों में गलतियाँ निकालते रहें और सिर्फ यही कहते रहें कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। और लड़की जब किसी दूसरे घर में जाती है, अपने ससुराल में जाती है, तो उसको ये माइंडसेट बना के आना चाहिए कि मैं अगले घर में जा रही हूँ तो 100% मुझे वो सब कुछ नहीं मिलने वाला जो कुछ मेरे वालिदैन के घर में मुझे मिलता है। तो इस तरीके से अगर वो माइंडसेट ऑलरेडी बना के आएगी तो उसको पता होगा कि मैं कुछ सीवियर हालात भी फेस कर सकती हूँ, अच्छे हालात भी फेस कर सकती हूँ। और सेम चीज़ ससुराल वालों को, लड़के के घर वालों को भी ये करना चाहिए कि एक लड़की अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को छोड़ के आई होती है तो उसके घर वालों को भी यही सोचना चाहिए कि एक ओपन हार्टेड वेलकम करना चाहिए कि आओ भाई, ठीक है, तुम अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को छोड़ के आई हो, हम तुम्हारे वालिदैन हैं, हम तुम्हारे बहन भाई हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बहन भाइयों वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, रिलेशन क्रिएट करेंगे। तो इससे बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदा मिलता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। अगर कोई भी किसी किस्म का छोटा मोटा प्रॉब्लम भी हो जाता है, कोई भी किसी किस्म का छोटा मोटा इशू भी हो जाता है, तो एक दूसरे के साथ बात करके, नेगोशिएट करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, सुलह गानगत के साथ रहें, फैमिली रिलेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करें, जो हमारे फैमिली इन्वायरमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि हम ये तलाक की लानत से बच सकें, ज़िंदगियाँ तबाह करने से बच सकें, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगियाँ दे सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपने सजेशन दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।